आज की क्लास हमारी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज पर है। इसके पहले हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो है क्लास ले लिया था और ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से समझ लिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट समझते हुए हम एक बात जो ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जिन एक्टिविटीज ने थ्रू आउट जो है वो सपोर्ट किया है फॉर द डेवलपमेंट पार्ट, वो सारी एक्टिविटीज ने ही कहीं ना कहीं ह्यूमन की लाइफ में क्या ऐड किया? क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जिस एक्टिविटी ने क्वालिटी ऐड किया है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी आ रहा है वर्ड प्रिमिटिव से। प्रिमिटिव यानी पुराने समय से चलती आ रही एक्टिविटीज। ठीक है, ये प्रिमिटिव प्राइम एक्टिविटी है। प्राइम इसलिए है, यानी ये प्रिमिटिव जो प्राइमरी है प्राइम एक्टिविटी है। रीजन क्यों? क्योंकि इसी प्राइमरी एक्टिविटी में आपका जो सबसे पहला चीज आता है वो है फूड यानी एग्रीकल्चर। आप जो चीज खा रहे हैं, जो भी खेतों से आ रहा है उगकर और आप उसको अपनी प्लेट में खा रहे हैं, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा है ना। या जो मिनरल रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आपके प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा है, माइनिंग। ठीक है, तो ये प्राइम है और इस प्राइम के बिना जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। यानी अगर हम हंगर को टैकल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ना तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है और ना ही उसके बाद की बात है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हंगर सबसे प्राइम क्वेश्चन है। इस हंगर के प्राइम क्वेश्चन को जो है वो सफाइस कर रहा है आपका प्राइमरी एक्टिविटी यानी खेती। ठीक है, जहां से जो है अर्ली ह्यूमंस निकल कर आए, अर्ली ह्यूमंस ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। आगे देखिए, व्हाट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी नाउ। तो प्राइमरी एक्टिविटी समझने के लिए तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टररी, क्विनरी, टर्शरी, है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटी के पहले हम समझ लेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे हमें कुछ गेन हो रहा है। वो गेन हो सकता है प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है मनी के रूप में वो हो सकता है सर्विसेज के रूप में हो, लेकिन कुछ भी हमारे पास आ रहा है कोई काम करने के बाद, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। which means human activities which generate income are known as economic activities, है ना। economic activities are broadly grouped into primary one, secondary second and tertiary third। ये दो तीन, उसके बाद क्वार्टरनरी और क्यूनरी, ये और एडिशनल एक्टिविटीज हैं जो लेटर ऑन यानी कि मानव के विकास के बाद इन दो एक्टिविटीज को ऐड किया गया। जब हमने स्पेस रिसर्च में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, जब हमने थिंक टैंक्स में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा स्टैब्लिशमेंट हो गया, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट संबंधी जो मुद्दे थे उसमें हम स्टैब्लिश हो गए, तो इसके साथ +2 एक्टिविटीज जो है वो ऐड हो गई हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 में बांटा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, एंड क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। यहाँ पे देखिए क्वार्टरनरी तो है ही, क्विनरी हम ऐड कर लेते हैं, तो +2 ऐड हो गया। अब इसमें समझते हैं कि नाउ व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी है क्या? तो प्राइमरी एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी नॉट ओनली इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इन एन एक्टिविटी ऑफ सब्सिस्टेंस। ये बहुत अच्छी लाइन है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अभी जस्ट हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारे पास कुछ गेन हो रहा हो। वो गेन कुछ भी हो सकता है, इनकम ब्रॉडर सेंस में हम मान लेते हैं।
लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये नहीं है ना, वो एक सबसिस्टेंस का भाग है, सबसे प्रमुख भाग। यानी अगर हम जीवित हैं और हम जिंदा रह रहे हैं तो जिंदा रहने के लिए भी प्राइमरी एक्टिविटी की आवश्यकता है। कारण कि अगर खेत में खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, है ना, जमीन से कंद मूल नहीं उखाड़ेंगे तो वो खाएंगे क्या, वो भी एक्टिविटी है। वहां पे हमें जीने और खाने के लिए जिस एक्टिविटी की आवश्यकता है, सब्सिस्टेंस की एक्टिविटी जिसको कहा गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका बन ही गया यहां से एमसीक्यू का कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी ऑफ सब्सिस्टेंस। तो ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी आपका एक्टिविटी ऑफ सब्सिस्टेंस भी कही जाती है। The earliest human beings dependent on their immediate environment for their subsistence। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी वहां से निकल कर आ रहा है जब ह्यूमंस को अगर हम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री में, तो जहां से ह्यूमंस निकल कर आते हैं वहां से प्राइमरी एक्टिविटी भी निकल कर आती है। प्राइमरी से यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रिमिटिव, है ना। ये प्राइमरी एक्टिविटी प्रिमिटिव एक्टिविटीज थी कब, जब अर्ली ह्यूमंस थे तब ये एक्टिविटी सेम थी, मतलब उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए हैं तब जाकर ये प्राइमरी बनी है। लेकिन उसके पहले ये प्रिमिटिव थी, यानी अर्ली ह्यूमंस ने इसको प्रिमिटिव एक्टिविटीज की तरह करना शुरू किया। और जैसे ही इसमें इकोनॉमी ऐड हो जाती है कि इससे पैसा आ रहा है, भारत में एग्रीकल्चर से पैसा आ रहा है, तो वो क्या बन गई, वो बन गई प्राइमरी एक्टिविटी। Primitive activities are directly dependent on environment as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building, materials। ये सारी चीजें जो कि अर्थ में इनिशियल लेवल पर डेवलपमेंट का भाग बनी है, वो सारी एक्टिविटीज आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो पहली बार गैदरिंग करना हो, चाहे वो पहली बार सीडिंग करना हो, चाहे पहली बार सिविलाइजेशन का बनना हो, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी एक्टिविटी। चाहे पहली बार किसी पत्थर का निकलना हो, चाहे पहली बार किसी मिनरल का निकलना हो, उन मिनरल्स का इस्तेमाल करना हो, सब कुछ आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में है। चाहे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो। अब प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, है ना। ये सारी चीजें जो है, ये सब जो भी हम पृथ्वी के गर्भगृह से निकाल रहे हैं, जो भी उस विद इन द अर्थ है और उसको हम एज ए रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का एक्सट्रैक्शन को हम प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपका। एमसीक्यू क्या बनेगा, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। वहां पे ऑप्शंस रहेंगे माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड स्पोर्टिंग। तो आपको पता है कि ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ठीक है। तो ए बी सी यानी ओनली ए बी सी और या फर्स्ट अबव 3 आर दी करेक्ट ऑप्शंस। तो यहां से भी एक एमसीक्यू आपका हो सकता है बन के आ जाए। तो बी केयरफुल कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। अब है अर्ली ह्यूमंस एज हंटर्स एंड गैदरर्स। किस तरह से प्राइमरी एक्टिविटी को आज का प्राइमरी एक्टिविटी बनाने में अर्ली ह्यूमंस का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे पहले वो क्या थे, वो पहले हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी कि पहले वो हंटिंग किया करते थे और गैदरिंग किया करते थे, इकट्ठा करते थे सामान। गैदरिंग क्यों किया करते थे सामान का, अब यहाँ पे एलआईसी तो था नहीं कि भाई जोक के रखना है। गैदरिंग टर्म से मतलब ये है कि एक तो जब अर्ली ह्यूमंस थे तब के टाइम में अर्थ जो थी वो बहुत हार्श थी नेचर में, है ना, डेवलपमेंट उतना था नहीं, तो उसमें उनको पता है कि पूरे साल हो सकता है हमारे पास पूरा खाने का सामान ना रहे, तो ऐसी चीजों को वो गैदर करके अपने पास रखते थे जिसको कि वो पूरे साल खा सके, है ना। पोलर बियर तो थे नहीं कि 6 महीना खाएंगे और फिर 6 महीना सोएंगे। तो गैदरिंग का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ और मुझे लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने गैदरिंग के कॉन्सेप्ट से सेविंग को इंट्रोड्यूस किया कि हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखना चाहिए हमारे फ्यूचर यूज के लिए, है ना, उसको बचा के रखना चाहिए। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस, बिल्कुल सही है। The dependence was on wildlife, edible plants, gathered fruits and berries. People living with extreme geographical environment used to hunt for survival. जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी वहां पे लोग क्या करते थे, जानवरों को मार कर खाते थे ताकि उससे थोड़ी शरीर में गर्मी आए, है ना, और फ्रूट्स, बेरीज, इन सब को वो इस्तेमाल करते थे अपने खाने के लिए।
नाउ व्हाट इज गैदरिंग, ये क्वेश्चन है गैदरिंग का। अब गैदरिंग में आज का जो आप कह सकते हैं रिजर्व, जिसको हम कहते हैं सीड रिजर्व, जो ट्राइबल्स करते हैं, ये भी आता है सीड रिजर्व। इसको भी हम समझेंगे क्या है। Gathering is a primary activity refers to the collection of harvesting of naturally occurring resources from the environment. आज अगर हम आलू खा रहे हैं तो साउथ अमेरिका से आया, गोभी खा रहे हैं वो आपका नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका से आया, चिली खा रहे हैं वो भी कहीं से आया है ना, या जो मसाले खा रहे हैं वो भी आपका अफगानिस्तान और पूरा वो सिंध बेल्ट से निकल कर आ रहा है। ये सारी चीजें जो कि आज हमारे एडिबल आइटम का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं सीड रिजर्व्स से निकल कर आई। कैसे निकल कर आई कि सब कुछ पहले तो एक जंगल में ही होता था, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चीजें होना शुरू हुई। जैसे अब मुझे पता है या आपको पता है कि गोभी जो है वो ठंड के सीजन में ही आती है ज्यादा। अब तो उसको क्या, अब उसको मैनमेड या टेम्पररी इन्वायरमेंट देकर भी उगाते हैं। नर्सरी के अंदर टेम्पोलिन का प्लास्टिक होता है, उसके अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर में सब्जियां उगाई जाती हैं। लेकिन नेचुरली ग्रो कैसे करती है गोभी, तो उसको ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो गोभी वहीं पे हमेशा हुई जहां पे ठंडा इन्वायरमेंट था, है ना। कैप्सिकम को ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए उगने के लिए, इसीलिए हम शिमला मिर्च कहते हैं, उसका नाम शिमला मिर्च पड़ गया भारत में, क्योंकि शिमला ठंडी जगह है और शिमला में उसकी खेती की जाती थी। तो सब कुछ जो है आपको आज खाने में, जिसको हमने डोमेस्टिकेट कर लिया है, वो सारी चीजें पहले क्या थी, वो पहले थी फॉरेस्ट का भाग, फॉरेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, है ना। अब यहां पे इसको गैदर किसने किया कि अच्छा ये खाने में अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, इससे हाजमे में खराबी हो जाएगी, अरे इससे तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, अरे इससे मर जा रहा है। ट्राइबल्स ने बहुत चीजें खाई और उसमें से बहुत चीजें जहरीली भी थी, पॉइजनस भी थी। तो उन चीजों के बारे में बताया कि अपनी कम्युनिटी ने ये नहीं खाना है, इसको नहीं टच करना है, ये जहरीला है ये आपकी बॉडी को खराब कर सकता है। इस तरह के कम्युनिटी स्प्रेड और गैदरिंग के ही तरीकों ने आज हमारे जीवन में एग्रीकल्चर का इतना विख्यात स्वरूप दिया कि हमारे पास खाने पीने की इतनी चीजें हैं। ये ट्रेसपास किसी और जानवर ने नहीं किया अपने कम्युनिटी में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हंटिंग सब कर रहे हैं, गैदरिंग सब कर रहे हैं, लेकिन इस गैदरिंग का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे किया, उसके सीड्स को रिजर्व करके, चाहे काली मिर्च के बीजों को संजो के रखना। आज से 500 साल पुराने चावल के बीजों को भी आजकल झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स जो हैं वो आज भी संजो कर रखते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आने वाले कम्युनिटी के लिए, कि उनको पता हो कि हमने क्या दिया है समाज को। तो इस तरीके से गैदरिंग जो है वो इन्वायरमेंट के प्लांट्स, फ्रूट्स, नट्स, बेरीज और अदर वाइल्ड फूड रिसोर्सेज का एक तरह का रिजर्व था, जिसने कि आज हमारे इस मार्केट को इतना बड़ा कर दिया। और ये अब एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा भी नहीं कहते हम, सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मुझे ये बात बताइए, कोविड-19 आप सबको याद है, याद ही होगा। कोविड-19 में सब चीजें बंद थी, सारे सेक्टर्स बंद थे, है ना। सेक्टर्स से मेरा मतलब है कि आपके ऑफिसेस बंद थे, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, या जितने भी नॉन रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो सारी चीजें बंद थी। लेकिन वो एक चीज जो कॉन्टिन्यूटी में आपके घर तक पहुंचती गई वो राशन था, क्योंकि राशन के ट्रक्स को परमिशन दी गई, दूध के ट्रक्स को परमिशन दी गई, खाने पीने के और चीजों को परमिशन दी गई। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो पूरा मार्केट इकोनॉमी है एग्रीकल्चर का, उस एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को जन्म देने का जो पूरा सिस्टम था, उसको अर्ली ह्यूमंस ने गैदरिंग से पूरा किया। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, हर एक बीज को गैदर करके रखना, संभालना, है ना। तो ये चीज हमें बहुत चीजें सिखाती है कि आप कैसे प्रिजर्व करते हैं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने कम्युनिटी की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा रहा। हम आजकल क्या है, हम आज की जनरेशन को एलिमिनेशन बहुत जल्दी आता है, कि जो चीज नहीं इस्तेमाल की है उसको जल्दी डिस्कार्ड कर दिया, है ना।
एलिमिनेट करना बहुत जल्दी जानते हैं, बॉयकॉट करना जानते हैं, वो हर चीज को छोड़ देना। लेकिन हमें हमारे पिछली ह्यूमन सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए कि अडॉप्शन क्या होता है, प्रिजर्वेंस क्या होता है, प्रिजर्व करना क्या होता है ना, रेजिलियंस क्या होता है, कि हर सिचुएशन में कभी बाढ़ आया होगा, कभी सूखा आया होगा, उन सारे क्लैमिटीज को कैसे जिंदगी में अडॉप्ट करते हुए जिंदा रहना है ना। तो ये सब चीजें बहुत सिखाने वाली चीजें हैं। तो गैदरिंग इसीलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके प्राइमरी एक्टिविटी के आज के सर्कुलेशन का, जिसको आपको समझना चाहिए। The activities performed by hand or using simple tools has been a key survival practice for human societies, especially in prehistoric times. Gathering is typically associated with hunters gatherer society, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो हंटिंग करती थी, गैदरिंग करती थी, प्रिजर्व करती थी चीजों को, और जिसने देखिए आज हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को कितना कुछ दे दिया। अब वो सोसाइटी कहाँ कहाँ पर थी, क्योंकि आप देखिए मेनली सब्जियां जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो उन्हीं जगहों से आई है जहां पे हंटर्स और गैदरर्स थे जो गैदरिंग कर रहे थे, उन्होंने ही पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथ सदर्न चिली, वहां से सब्जियां बन निकल कर आती हैं, चाहे वो आपका कॉर्न हो, कॉर्न की सब्जी हो, है ना, चाहे वीट हो। लो एल्टीट्यूड जोन्स, लैटिट्यूड जोन्स में अमेज़न बेसिन के आसपास की सब्जियां, टमाटर हो गई, आलू, ये सारी चीजें हैं। अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में धान कहते हैं सबसे पहले उगाया गया, प्रिजर्व किया गया धान को। तो जो भी लोकेशंस आपको दिख रहा है ये गैदरर्स का लोकेशन है, और इन्हीं गैदरर्स का ही लोकेशन से आज के टाइम का सबसे ज्यादा खाने वाला सीरियल्स और ग्रेन्स जो है वो निकल कर आता है, क्योंकि उन्होंने उसको गैदर किया और प्रिजर्व किया। ये देखिए आप मैप में देख पा रहे होंगे, दिस इज साउथ अमेरिका, this is the northern part Canada, this is your western margins of Africa, this is your northern Europe, northeastern Asia and some part of Papua New Guinea and northern Australia। तो ये सारे जगह जो थे वो सारे क्या थे, मैप्स में गैदरर्स की जगह हुआ करती थी। नाउ अर्ली ह्यूमंस, ठीक है, इसको समझते हैं। अर्ली ह्यूमंस को होमिनियंस भी कहा गया, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं बहुत मिलियन ईयर्स अगो, इवॉल्व्ड अबव द टाइम। और जो अर्ली स्पीशीज है उसको क्या कहा गया, एस्ट्रोफिकेटस। ये याद रखना है आपको, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और जनरल टेस्ट के जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रोफिकेटस जो है वो 4 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पाए जाते हैं अर्थ पे, जिनके सर बहुत बड़े बड़े, कान बहुत बड़े बड़े, 7 फुट की हाइट जो है वो देखने को मिलती है, उनके बोन डेटिंग से समझ में आता है। दे वर फॉलोड बाय द जीनस होमो, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा जेनेटिक रखने वाला, which includes modern humans, Homo sapiens. Early humans were hunter gatherers relying on tool made up of stone, bone and wood. यानी कि वो हंटर गैदरर्स थे और वो टूल मैन थे। टूल मैन मतलब कि जो सेल्फ टूल क्रिएशंस था, तब बंदूकें AK-47 और ओपेनहाइमर का एटम बॉम्ब नहीं था, तब क्या थे, पत्थर थे, हड्डियां थी, लकड़ी थी, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। दे डेवलप्ड फायर, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रिमिटिव लैंग्वेजेस, ये 3 चीजें इन्होंने डेवलप की। ओवर टाइम स्पीशीज लाइक होमो इरेक्टस स्प्रेड अक्रॉस दी अफ्रीका, यानी कि होमो इरेक्टस मतलब जो अपने दोनों पैर पर चलने लगे, सीधा खड़े रहते थे, इरेक्ट रहते थे, एकदम सीधा खड़ा, है ना। तो वो बहुत टाइम बाद जो है वो देखते हैं। अदरवाइज क्वाड्रुपल थे, वो पहले 4 पैरों पे चले, फिर वो 2 पैरों पे चलना शुरू होते हैं, और द लास्ट अर्ली जिसको हम कहते हैं, एंड देन फिर यूरोप, एशिया, वाइल होमो सेपियंस बिकेम द ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज, जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आज हमें देखने को मिलता है। नहीं, मैं और आप होमो सेपियंस हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमंस। ये आपको यहाँ पे रेलेवेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी कि कैसे हमने अपने आप को इवॉल्व किया है। दिस इज ऑस्ट्रोफिकेटस, है ना, एफ्रिनिकेसिस, पॉइसोसी, रोबस्ट्रिक्स, होमो हैबिलिस, जो कि हैबिचुएट करना सीख गए। उसके बाद उनके रीजंस से जगह जगह पे कैसे वो डेवलप करते हैं, एंड देन लास्टली वी गॉट विथ होमो सेपियंस। हाउ स्टोन एज ह्यूमंस मेड हैंड एक्सेस, किस तरीके से उस टाइम पे टूल डेवलपमेंट होता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। द प्रोसेस स्टार्टेड विथ लार्ज पीस ऑफ रॉक, ये नुकीले पत्थर आपको दिख रहे हैं,
जो नुकीले पत्थर थे या पत्थरों को घिस के उसको नुकीला किया जाता था, ठीक है, और जिससे कि हंटिंग में उनको हेल्प मिलती थी। दे शेप द रॉक विद द स्टोन एंड द हैमर, ये इस तरीके से इसको बनाते थे, ये देखिए आप। द ट्रिम्ड एज ऑफ प्राइंग ऑफ टाइनी फ्लेक्स विथ अ पॉइंटेड स्टिक, इस तरीके से इसको डेवलप करते थे। एंड देन दिस बिकम्स दी, क्या, चाकू की तरह एकदम शार्प, जिससे कोई किसी के अंदर गोबो तो उसका खून हो जाए। तो इस तरह का टूल जो है वो उस टाइम पे ये बनाते थे। नाउ पैस्टरलिज्म, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन पर्पसेस। प्राइमरी एक्टिविटी में ये एक्टिविटी जो है ये भी एग्रीकल्चर में शुमार है, यानी कि ये भी इंक्लूडेड है। व्हाट इज पैस्टरलिज्म? पैस्टरलिज्म क्या है? तो पैस्टरलिज्म आता है वहां से समझ में जहां पे लोग इकट्ठा रहने लगे। इकट्ठा रहने के बाद उन्हें समझ में आया कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें उन्हें बल की आवश्यकता है। बल यानी कि जो इंसान का नहीं, जानवर का बल हो। तो बल से बना बैल, खच्चर, गधा, घोड़ा, ऊंट, राइट, बुल, डोंकी, बक्स, कैमल, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। शेर किसी ने नहीं पाला था तब, पता चला कि पूरा उनका कबीला ही खत्म हो गया। तो बैल, खच्चर, गधा, घोड़ा, ये सब वो पालना शुरू कर दिए। क्यों? जिससे क्या करना था? सामान के लिए, यानी सामान इनको उनके कंधे पर रखकर इधर से उधर शिफ्ट होना होता था, तो उनके लिए इजी होता था। फिर डोमेस्टिकेशन में क्या समझ में आया कि यार सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटी का मतलब कि हम सोए आराम से और मेरी रखवाली कोई करता रहे, ताकि किसी का आक्रमण हो तो मुझे पहले ही पता चल जाए। तो उन्होंने किसको पाला? उन्होंने पाला कुत्तों को, ठीक है, क्योंकि वो दिखा कि ये सबसे ज्यादा वफादार है ना। ये हमेशा सेंसेस में रहते, इनका सेंस कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट से, ये वो डिकोड कर लेते थे, साथ साथ रहते। फिर उनको लगा कि यार घास फूस से सिर्फ काम नहीं चल रहा है, मतलब ये कंद मूल और ये सब, तो हमें खाने में भी क्या चाहिए? तो फ्लैश चाहिए, मिल्क चाहिए, एग्स चाहिए। तो उन्होंने फिर डोमेस्टिकेट किया हेन्स, काउ, कैमल, गोट, शीप, और इन्हीं के लेदर से इन्होंने अपने लिए क्या बनाया? इन्होंने बनाया कपड़ा। इन्हीं के बोन से क्या बनाया? वहां से बनाया टूल्स, है ना। इन्हीं के फ्लैश को क्या किया? खाया। तो बेसिकली ये सब जो है ओवरऑल ह्यूमन पर्पसेस को, एनिमल का डोमेस्टिकेशन जो है सारे पर्पसेस को फुलफिल कर रहा था। और ह्यूमन हैबिटेड एनिमल्स जो हैं आज के आपके पेट एनिमल्स कहे जाते हैं, या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कहे जाते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग, इट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। ये भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब जीवन जीने के लिए एक्टिविटी है, जिसमें हर्डर जो है वो एनिमल पे रिलाई करता है अपने क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, टूल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये भी कहाँ कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिसुला, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड्स ऑफ मडागास्कर। ये सारे रीजन्स में आपका क्या हो रहा है? नोमैडिक हर्डिंग वो हो रहा है। आपको रीजन्स याद रखने हैं। रीजन कि ये एमसीक्यू का आपका भाग है, ये सवाल यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, तो ये याद रखना है। इन इंडिया, इंडिया में भी नोमैडिक हर्डिंग पे क्या है? सवाल बन सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हिमालयन रीजन्स में गुज्जर, बकरवाल, भोटियाज, गड्डीज, ये सारे जो ट्राइबल्स हैं, दे आर नोमैडिक हर्डर्स, जो बहुत मेजोरिटी में अब सेटल डाउन हो चुके हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, लैंड रिसोर्सेज की कमी के कारण, है ना। और इसको, इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। ट्रांस मतलब इधर से उधर मूव करना, जो आदमी इधर से उधर मूव करे। आज भी आपको भारत में बंजारा कम्युनिटी, जो टेंट कम्युनिटी कहा जाता है, वो आपको इधर से उधर मूव करती हुई दिखेगी। जो कहीं एक जगह सेटल्ड नहीं है, उनका अपना कहीं पे कोई आवास नहीं है, वो प्रवास करते रहते हैं। आइए आगे समझते हैं। यस, in Himalayas, Gujars, Bakarwals, Gaddis and Bhotias migrate from plains to high altitude pasture in winters. What happened? कि they come down in the winter time because
in the winter time, in the upward of Himalayan regions, there is lot of snowfall, and it's very difficult for the community to live in that such a freezing area. That's why they come down in the winters, and then once the winter seasons go down or winter seasons ends every year, they again move forward to their first space or the first space. The number of pastoral nomads has been decreasing as area operated by them. The number of pastoral nomads has been decreasing, sorry, because of the shrinking. यहाँ पे ये shrink कर रहे हैं, इनकी community shrink कर रही है धीरे धीरे. Imposition of political boundaries, new settlements by different countries. The Gujar Bakarwals are pastoral community that belong to Jammu and Kashmir region. ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इमेजेस. They live in Himalayan mountains. कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पीर पंजल टू जास्कर. ठीक है, पीर पंजल से जास्कर रीजन है जम्मू कश्मीर में, जास्कर रेंज. वहां के पूरे रीजन में कौन, तो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी जो है वो रहती है. ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू आएगा. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट और द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज we had already read about nomadic herding, subsistence, pastoralism, है ना. And then we are reading here commercial livestock rearing. What is commercial livestock rearing? So यहाँ पे जब commercial word का इस्तेमाल हो गया, मतलब basically यहाँ पे economy आ गई, मतलब ये business हो गया, यानी कि जानवरों को इसलिए रखना जिससे कि इकोनॉमी जो है वो हम बना पाए. ये ट्रेंड जो है बेसिकली बड़े डेवलप्ड नेशंस का ट्रेंड है, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ा फार्म लैंड है, उसमें गायों को रखा है और डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं. बड़ा फार्म है, उसमें मुर्गियों को रखा है, अंडे बेच रहे हैं. जो ये पोल्ट्री फार्मिंग का कल्चर है वो भारत में भी आपको देखने को मिलता है. पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये इकोनॉमिक जनरेशन है. तो रैंचिंग एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स, ये वेस्टर्न कल्चर का भाग है. इट्स प्रैक्टिस्ड इन परमानेंट रैंचेस, रैंचेस मतलब बड़ा जमीन का टुकड़ा, फार्म्स. रैंचेस कवर लार्ज एरियाज आर डिवाइडेड टू नंबर ऑफ पार्सल्स व्हिच फेंस एंड रेगुलेटेड बाय ग्रेजिंग. उसको बड़ा सा एरिया है जिसको तार से फेंस करते हैं एकर्स में, और उसको छोड़ देते हैं जानवरों के खाने पीने और चरने के लिए. This is a specialized activity in which only one type of animal is reared. New Zealand, Australia, Argentina, Uruguay, United States of America are important countries where commercial livestock rearing is practiced. ये इन जगहों पर इस तरह की एक्टिविटी को प्रैक्टिस कराया जाता है जिससे कि इकोनॉमी जो है वो जनरेट हो सके. Now the next segment is your agriculture. As I said, agriculture is very important in understanding, formatting, idealizing and analyzing how primary activity is very important in our day to day life. हर दिन आप 3 टाइम मील खाते हैं अपने प्लेट पर, है ना. जब आप वो प्लेट खा रहे होते हैं तो शुक्रिया कीजिए उन किसानों का जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए वो उगा रहे हैं. राइट, दैट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी. अब अगर आपको एक दिन आपका एसी नहीं मिलता है, यू कैन सर्वाइव. फोन का डेटा नहीं मिले, यू कैन सर्वाइव. आपको स्कूल या कॉलेज ना मिले, यू कैन सर्वाइव. एक दिन नौकरी पे ना जाना हो, यू कैन सर्वाइव. बट अगर एक दिन प्लेट में खाना ना मिले, जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी योर डे, है ना. एक दिन ग्लास में पानी ना आए. तो इसीलिए जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे बड़ा है प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में भी सबसे बड़ा है एग्रीकल्चर. ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस एग्रीकल्चर, physical, socio-economic conditions which give rise to different types of agriculture system. Subsistence, primitive subsistence, intensive subsistence and then commercial. यानी subsistence में ही दो आ गए. Subsistence मतलब कि जो हम जीवन यापन के लिए खेती करते हैं. भारत जैसे देश में मेजरली जो खेती होती है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है. और प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन तो बिल्कुल ही सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का फॉर्मेट था. जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद वो खेती कमर्शियल में कन्वर्ट होती है सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में. तो पहला है आपका सबसिस्टेंस प्रिमिटिव और फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस.
ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल, आपका अमेरिका में बहुत देखने को मिला, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, जिसमें एक बहुत छोटा टुकड़ा जमीन का, वेरी स्मॉल पैच ऑफ लैंड, and the tribal community does that they clear the patch from the forest, then they grow something for their community or for their family, उतना ही उगाते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए आवश्यक है। दैट्स कॉल्ड आल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो वो उतना उगा लिया, उसको इनकलकेट कर लिया, एंड देन दे बर्न द लैंड सो दैट कि वो लैंड क्लियर रहे, फर्टाइल हो जाए, एंड दे लीव द लैंड फॉर 4-5 years। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसी का नाम है, इसी प्रैक्टिस का नाम है जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर आता है। यहां पर एक एमसीक्यू बन जाएगा, दैट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कमर्शियल एग्रीकल्चर और ओनली फार्मिंग? तो आपको पता होगा कि इट कम्स अंडर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें सिर्फ सब्सिडेंस के लिए पुराने जमाने से चलती आ रही खेती में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। It is prevalent in tropical regions in different names. Example, Jhumming in northeastern states in India, Milpa in Central America, Mexico and Ladakh in Indonesia and Malaysia. तो ये कुछ नाम हैं जो नामों को भी आपको याद रखना है, रीजन की इससे भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉनसून एशिया, मतलब जहां पे बारिश ज्यादा है और खेती जो है वो बहुत कंजेस्टेड एरियाज में की जाती है, जहां पे 80% पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है? वो एग्रीकल्चर कर रही है ना। तो यहाँ पे आपको ये, तो यहां से भी एक एमसीक्यू निकल कर आया है स्टूडेंट्स कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डन इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? नंबर 1 सेंट्रल अमेरिका, नंबर 2 सदर्न अमेरिका, नंबर 3 densely populated regions of monsoon Asia, number 4 ऑस्ट्रेलिया। You have to be here awaken कि नहीं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो मेजरली एशिया के उन रीजन्स में की जाती है जहां पर आपका मॉनसून जो है वो ज्यादा है। ठीक है। नाउ इन रीजन्स में क्या किया जाता है? तो इन रीजन्स में धान की खेती, पैडी कल्टीवेशन जो है वो मेजरली वहां पे किया जाता है। Regions dominated by crops other than paddy due to the difference in relief, climate, soil and some of the other geographical factors. It is not practical to grow. अब क्या है कि इन रीजन्स में धान इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि उसका सॉइल जो है वो कैसा है? फर्टाइल है, मॉनसून है वहां पर, जो कि राइस पैडी को बहुत, धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, तो वहां पे इसीलिए पैडी जो है वो उगाया जाता है। Meanwhile, including wheat, soybean, barley, sorghum are grown in northern China, Manchuria and North Japan. एशिया के कुछ इन रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Now parts of Indo-Gangetic plains and millets are grown in dry parts of western and southern India. Millets, इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि ये आपके जनरल टेस्ट का भी भाग है ना। मिलेट्स क्या है? तो मिलेट्स को कहा जाता है पुअर्स मैन क्रॉप, जो कि गरीब लोगों का आहार है मिलेट्स। ठीक है, लेकिन इस मिलेट में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट को क्या कहा है? इसको होलिस्टिक ग्रेन का दर्जा दिया है कि जिस इंसान ने मिलेट को अपने डे टू डे कोर्स ऑफ ग्रेन में इंट्रोड्यूस कर लिया, वो बहुत होलिस्टिक न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को ले सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारे सभ्यता और हमारे सिविलाइजेशन में इस न्यूट्रिएंट ग्रेन का इंट्रोडक्शन बहुत पहले ही हो गया था और बहुत पहले से ही यहाँ पर हम इसको खा रहे हैं। The Europeans colonized many parts in the world and they introduced some other forms of agriculture also, जिसमें plantation है।
Plantation is the major format of agriculture introduced by the colonization, introduced under colonization. ठीक है, वो प्लांटेशन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा. तो ये मिलेट, जो मिलेट ईयर के साल को सेलिब्रेट किया गया, मिलेट में क्या क्या आते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं. यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पर दी हुई है, क्योंकि ये आपके जनरल टेस्ट का भी सिलेबस हो जाता है. तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए हैं तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन के टाइम पर क्या किया, उन्होंने कॉलोनाइजेशन के टाइम पर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया है. प्लांटेशन एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कि प्लांट्स को एक जगह पर रोज में क्या किया जाता है, लगाया जाता है एक रेखा में. ठीक है, और यहाँ पे प्लांटेशन वो सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का किया जाता है जो कि कैश क्रॉप्स हैं, लाइक योर टी, कॉफी, रबर, जूट, इंडिगो, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं प्लांटेशन का इमेज भी आपको दिख रहा होगा. एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफी, कोका, जिससे कि चॉकलेट और कॉफी बनती है, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, सुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स. ये टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. ठीक है, अब इसमें भी एक एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से. क्या बन सकता है एमसीक्यू कि इन लिस्ट द प्लांट्स विच कम्स अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो उसमें ऑप्शंस होंगे. मान लीजिए उसमें ऑप्शन हो गया टी, कोका, रबर और लास्ट का ऑप्शन हो गया आपका बार्ले. तो आपके 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के सही हैं. बार्ले क्या हो गया, वो गलत हो गया है ना. तो इस तरीके से सवाल आपको ट्रिकी पूछे जाएंगे. शुगर केन प्लांटेशंस जो है वो बहुत फेमस हुए कहाँ पे, फिलीपींस में. ये भी आपका एमसीक्यू होगा. ठीक है, शुगर केन प्लांटेशन वाज इनहेबिटेड इन विच पार्ट और विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो फिलीपींस. डच हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन. वहां पे डच की कॉलोनी थी, डेनमार्क की कॉलोनी थी फिलीपीन में, तो शुगर केन बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेंड हुआ. ठीक है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में. लार्ज प्लांटेशंस इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस. ब्राजील में आज भी बहुत सारे खेत जो हैं वो यूरोपियंस के ही हैं. उन्होंने उसको ट्रांसफर नहीं किया है ना. तो वो उस टाइम के खेत हैं. Now, the last but not the least is extensive commercial grain cultivation. ये वो खेती का वो भाग है जिसने इंडिया में भी किसको इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज द एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन प्रैक्टिस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. फाइनली प्राइमरी एक्टिविटी में सब्सिस्टेंस हटाकर जिसको पूर्णतः इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, फुल्ली वी कॉल इट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. यानी यहां पर कमर्शलाइज हो गया है आपका एग्रीकल्चर. कमर्शलाइज तो खैर अंग्रेजों के टाइम से हो गया था, जब इसके टैक्सेस पे करने पड़े. फार्मर्स पे क्या था, एकदम कड़ी नजर निगाह रखी जाती थी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिससे कि उनको लगान आए, है ना. तो जब हम इसके साथ कमर्शियल शब्द जोड़ देते हैं कल्टीवेशन के साथ, तब हम ग्रेन्स को, उन ग्रेन्स को मुख्यतः जोड़ देते हैं उगाने का. वी एक्चुअली ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दोज ग्रेन्स should tend to be cultivated, which grains are cash crop grains in the market. For example, ऑलिव ऑयल जो है आज सबके घर में बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना. ऑलिव ऑयल कहते हैं कि फिट रहने के लिए ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल सबको चाहिए. तो जो लोग ऑलिव की खेती कर रहे हैं वो क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कॉमर्स में उसकी डिमांड है, बिजनेस में उसकी डिमांड है. अब शहद हर किसी को चाहिए, शुद्ध एकदम प्योर. तो जो लोग भी हैं जो शहद के बिजनेस में हैं, सेरिकल्चर कर रहे हैं, मधुमक्खियों का पालन पोषण कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर. तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग कमर्शियल एग्रीकल्चर. आप सबको पता होगा मखाना जो है आज के टाइम पे जो है वो बहुत ट्रेंड में है कि मखाना लोगों को खाना है. तो जो उसकी खेती कर रहा है वो कमर्शियल बिजनेस कर रहा है. मशरूम, it's a very trending vegetable nowadays. Avocado
एवोकाडो का सैंडविच मैं आए दिन देखती हूँ कि रील में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो एवोकाडो की खेती जो भी कर रहा है, द फार्मर इज डूइंग द कमर्शियल एक्सटेंसिव कमर्शियल कल्टीवेशन। यानी कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट के कॉमर्स और बिजनेस के ट्रेंड को समझते हुए हो रहा है, तो वो हमें पैसा देगा। इस पे एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करती हूँ। पिछले साल टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए थे, आपको याद है, मतलब 200 प्लस चला गया था टमाटर का दाम। और ठीक उसके पहले ही टमाटर का सीजन जो है वो ऑफ हुआ था। सीजन ऑफ होने का मतलब है कि 1 महीने पहले ही लोग अपने टमाटर की खेती बंद कर रहे थे। तो महाराष्ट्र के एक किसान का डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी पर कि उस किसान ने 50 से 60 लाख रुपए कमाए एक साल में उस टमाटर की खेती से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस साल अपने जितने उनके पास एकर्स में जमीनें थी सब में टमाटर लगाया। पिछले साल उसके ही जानने वाले बहुत लोगों ने लगाया तो उनका बिका नहीं। चूंकि इस साल भी उनके पास रिजर्व सीड्स थे तो उन्होंने सब पे लगवा दिया। सब पे लगवाने के बाद कटवाने में भी देर की कि कटवाया नहीं और अपने खेत में ही स्टोर रखा। जब प्राइस हाइक हुआ तो उनके जो टमाटर थे वो मार्केट में, जहां पे प्राइस हाइक 200 का हुआ, उस लोकल मार्केट में उनका टमाटर बिका। लोगों ने डिमांड किया और तुरंत ही वो एकदम कैश इकोनॉमी में बिक गया, जिससे कि उस पूरे फार्म फैमिली को एक साल में वो इनकम हो गया जो आज का एलपीए है लोगों का, है ना। तो ये स्टोरीज क्या करती हैं, ये अचानक अवेटनिंग देती हैं कि अरे यार कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो कितना फायदेमंद हो सकता है। अब जैसे टी प्लांटर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं, वो आज करोड़पति हैं, करोड़ों के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि चाय जो है वो आपके बिजनेस और कॉमर्स का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। कॉफी, चॉकलेट, शुगर केन, जूट, है ना, ये सारी चीजें आपके कॉमर्स एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस एक्टिविटी नहीं कहा गया, इसको सीधा सीधा कहा गया इकोनॉमिक एक्टिविटी इन प्राइमरी एक्टिविटी एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कहाँ हो रहा है? यूरेशियन स्टेपीज, द कैनेडियन एंड अमेरिकन prairies, the pampas of Argentina, the Wales of South Africa, the Australian Downs and the Canterbury of New Zealand। ये सारे वो जगह हैं जो ग्रासलैंड्स थे, एक्सट्रीम फर्टाइल लैंड्स, जिनकी जमीन बहुत फर्टाइल है, जहां पर इन खेती को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोडक्शन में इजाफा था वो थर्ड टाइम एक्सटेंसिव हो गया, और जिससे कि कॉमर्स में क्या होता है, प्रॉफिट आता है उन लोगों के पास जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और प्रॉफिट आने के बाद जो है कमर्शियल कल्टीवेशन, ग्रेन कल्टीवेशन एक तरीके का सबसे बड़ा प्रोमिनेंट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। ठीक, तो आई थिंक आपको यहां पे भी इस एमसीक्यू को ध्यान में रखना है कि यहां से एक एमसीक्यू आपका बनकर आ रहा है जो आपके इस चैप्टर से निकल कर आएगा कि वर्ल्ड के किन किन रीजन्स में जो है वो आपका कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको पता होना चाहिए यूरेशियन स्टेपीज में, ठीक है, यूरोप और रशिया के बीच के ग्रासलैंड एरियाज, द कैनेडियन एंड अमेरिकन पैरेरीज में, द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, the Wales of South Africa, the Australian Downs, ठीक है, and the Canterbury of New Zealand। ये वो रीजन्स हैं जो एक्सट्रीम फर्टाइल लैंड्स हैं, और इन रीजन्स में ही ये प्रोमिनेंट प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी का मेजर जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये आपको समझने हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे जितने एमसीक्यूज बनेंगे वो मैंने क्लास में ही बता दिया है। इससे बाहर आपके एमसीक्यूज इस चैप्टर से नहीं आएंगे। और अगर आपने ये पूरा अच्छे से क्लास ही पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ज्योग्राफी में इस चैप्टर से मेरे वैसे सवाल आए जो मुझे नहीं पता थे। दिस इज योर फुल फ्लेज होलिस्टिक चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज दैट बीन टॉट इन दिस क्लास, एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो वही एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं इस चैप्टर से।
मैंने आपको समझा दिया, तरीका भी समझा दिया कि मिसिंग वर्ड्स में आ सकते हैं, जंबल वर्ड्स में आ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है आ जाए, या एमसीक्यू पैटर्न में भी आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाए, करेक्ट द स्टेटमेंट में आ जाए, यस और नो में आ जाए। तो जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल जैसे बन सकते हैं उसमें आपके मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और अब आपको अच्छे से रीड करना है। फॉर टुडेज क्लास दिस इज द सम ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। हम लोग अगली क्लास में ज्योग्राफी के मिलते हैं। थैंक यू।